हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग मयंक धाकड़, तेजबान सिंह, खुशी भाटी, रामराज यादव और राखी, प्रशांत, रेवांशी, बाबू, अंतिम शर्मा, शैलेश चौधरी, राहुल कुमार, प्रांजलि, शिवांशी, संतोष जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है गुड्डा। गुड मॉर्निंग है सोना, गुड मॉर्निंग बच्चा। बहुत बढ़िया, सारे आ गए, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम प्रणाम स्वीकार कीजिए मैम। बिल्कुल कर लिया प्रवीण। आ जाओ बिट्टू, आ जाओ मेरा बच्चा। बहुत बढ़िया। कैसे हो? आनंदित हो? तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं करा रही हूँ आप अच्छे तरीके से उससे तैयारी करते जा रहे होंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर में कि हाँ यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी क्वेरीज भी बड़ी प्यारी आती हैं, अच्छी लगती हैं, पर देखो अनुच्छेद आर्टिकल आपको करने ही करने होंगे, तो इसीलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आर्टिकल्स पे फोकस करते चलें, उसमें आप बच नहीं पाओगे। ठीक है ना? कितनी भी आप कोशिश कर लो उसमें आप आर्टिकल से बच नहीं पाओगे। तो मैं आपको जो चीज़ समझा रही थी मैं वहीं से समझाऊंगी। हम प्रस्तावों पर बात कर रहे थे कि जब संसद आती है तो जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, विपक्षी पार्टियां जो होती हैं, वो किस तरीके से बैंड बजाने की कोशिश करती हैं सरकार की। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, ठीक है ना? और जब ये बैंड बजाने की कोशिश करती हैं सरकार की, तो हमने बात की थी कि किस तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में बात की थी, जिसे सेंसर मोशन कहते हैं। निंदा प्रस्ताव जिसे आप सेंसर मोशन कहते हो, ठीक है। इस सेंसर मोशन में हमने समझा था कि भैया चाहती नहीं है अपोजिशन पार्टी कि किसी भी तरीके से या कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की उसको गलत लग रही हो, उसको संसद में, स्पेशली लोकसभा में इस बारे में बात उठाई जाएगी, उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 50% से ज़्यादा लोगों ने ये सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई हम सरकार की इस नीति और इस मंत्री के कामों की निंदा करते हैं, तो रिजाइन तो नहीं देना होगा प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल को, लेकिन ये बात याद रखना कि फिर सरकार को विश्वास प्रस्ताव में दिखाना पड़ेगा कि नहीं 50% से ज्यादा लोग हमारी पॉलिसीज के सपोर्ट में हैं। इसी तरीके से मैंने अविश्वास प्रस्ताव, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया था। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब लोकसभा में ही लाया जाएगा, जब लोकसभा के अंदर 50% से ज्यादा एमपी ये सरकार के खिलाफ 50 सांसद सबसे पहले सिग्नेचर करके लोकसभा के स्पीकर को दे दें, और फिर जिस दिन वोटिंग कराए लोकसभा स्पीकर, तो 50% से ज्यादा एमपी जब ये कह दें कि हाँ हम सरकार में विश्वास नहीं रखते, तो इसे कहते हैं सरकार का गिर जाना। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना होगा। क्यों? क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास मत क्या होता है ना? कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? जब ऐसी सिचुएशन आए कि अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ गई है, जब निंदा प्रस्ताव पास हो गया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी कहते हैं, कौन कहता है? प्रेसिडेंट साहब कहते हैं सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, यानी लोकसभा में यह साबित करना होगा कि 50% से ज्यादा सांसद तुम्हारे साथ हैं। आज तक विश्वास मत लाया गया, उसके बाद 3 सरकारें गिरी हैं, एचडी देवेगौड़ा, वीपी सिंह और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। अब आपको समझना होगा धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है। वोट ऑफ थैंक्स बहुत ही रोचक चीज है, समझने वाली चीज है। इसमें एक सिचुएशन है, जब पूरे साल का सबसे पहला सेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति जी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है।
दोनों सदनों पर इस पर क्या होती है, चर्चा होती है। जब हर साल की कह रही हूं, हर साल के पहले सेशन में राष्ट्रपति जी दोनों सदन की कंबाइंड लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में बात करते हैं। फिर राष्ट्रपति जी बेसिकली जो पढ़ रहे होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी उस मसौदे को पढ़ रहे होते हैं, और उन्होंने पिछले साल में क्या किया उस मसौदे को पढ़ रहे होते हैं। तो जब राष्ट्रपति जी ये पढ़ के चले जाते हैं, संबोधित करके चले जाते हैं, तो सब कैसे भी हो सकता है, ये नहीं कि हम सब धन्यवाद देते हैं, ऐसे नहीं कि 50% से ज्यादा लोग हाथ खड़ा करेंगे। आपने देखा होगा सदन की कार्यवाही ऐसे ऐसे करके अपनी बेंचें बजा के बहुत सारे लोग बहुत देर तक इस बात का समर्थन करते हैं कि राष्ट्रपति जी ने जो सरकार की अच्छाइयां गिनाई हैं, जो सरकार के काम गिनाए हैं, उसको 50% से ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। तो कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई, ये ऐसे ऐसे पीठ के बेंच नहीं बजी, क्योंकि राष्ट्रपति जी तो किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट साहब सरकार ने क्या किया पिछले साल में और आने वाले समय में क्या करेगी उसके बारे में बात कर रहे थे, पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे। यानी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर 50% से कम लोग इस गवर्नमेंट को लाइक कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर ढंग से क्या नहीं हो, तालियां न बजें। हाँ बिल्कुल, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, ठीक है, संयुक्त बैठक 108 होती है। ये टर्म है बेटा, ये कुछ शब्द हैं, ये शब्दावलियां हैं संसद में काम की, ये किसी अनुच्छेद में नहीं दी गई हैं, ये संसद में काम की शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको समझना है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव कहीं लिखा ही नहीं है संसद में, आपके अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं पे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ है। ये धन्यवाद प्रस्ताव, ये सब रीतियां हैं, सिस्टम्स हैं जो चले आ रहे हैं, तो ये बात याद रखनी है यहां तक में। अब आओ संसदीय समितियों के बारे में। देखो भाई, संसद पार्लियामेंट जब काम करती है तो उसको बहुत सारी समितियों की जरूरत होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी, तो उसमें भी बहुत सारी समितियां थी। समितियां बताई थी मैंने आपको, बहुत सारी समितियां थी। जैसे कि एक समिति मैंने आपको बताई थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई समिति, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मैंने आपको एक समिति बताई थी कि संसद का संचालन समिति, तो उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय पे भी बहुत सारी कमिटीज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और जितने भी लोग थे उनके काम को आसान कर रही थी। तो ऐसे ही संसद के अंदर समितियां होती हैं। संसद के अंदर आज भी जब काम करती है सरकार तो बहुत सारी कमिटीज होती हैं। कहां से शुरू हुई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई। तो पहली चीज याद रखनी है, संसदीय समितियां भारत के अंदर कब से बन रही हैं? तो 1921 से बन रही हैं। उस समय की पार्लियामेंट, उस समय की जो जनप्रतिनिधि या राज्य स्तर पर प्रांतीय सरकारें जो होती थी उनमें भी होती थी, 1921 से बन रही हैं। और ये किसने सजेशन दिया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने सजेशन दिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप पढ़ रहे होंगे जब मैं पूरे के पूरे सुधार आपको समझाऊंगी शुरुआती दौर में। तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग संसदीय समितियां दो तरीके की होती हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई, 1921 से बन रही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे, अमेंडमेंट दिए गए थे, तभी से भारत के अंदर 1921 से संसदीय समितियां बनती हैं। उस समय पे अंग्रेजों के अंडर था, अंग्रेजों की सरकारें थी, तो उस समय पे भी अंग्रेज की सरकारों को ढंग से काम करने के लिए हर राज्य के अंदर जो असेंबली थी उसके अंदर इसी तरीके की संसदीय समितियां रही होंगी। दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्थायी, स्थायी यानी परमानेंट समिति, यानी परमानेंट कमिटी। स्थायी समिति के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियमित समिति होती है, ये परमानेंट समिति होती है जिसका निर्माण या जिसका गठन संसद के किसी एक्ट के अलावा होता, एक्ट के बेसिस पे होता है, या लोकसभा के कामों को करने के जो नियम होते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है। ये कंटिन्यूअसली काम करती रहती हैं, कंटिन्यूअसली काम करती रहती हैं। हमेशा याद रखेंगे
देखो, स्थायी समिति लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो काम करने के नियम हैं उनके बेसिस पे बनाई गई हैं, और संसद के जो एक्ट हैं उनके बेसिस पे बनाई गई हैं। ये रेगुलर वे में काम करेंगी। इन्हें बोलते हैं परमानेंट कमिटीज। जैसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सरकार के पैसे का देखभाल करती है, मतलब नजर रखती है कि सरकार ने इतना पैसा लिया तो क्या ये इतना पैसा खर्च किया, क्या ये इतना पैसा खर्च किया। मैंने आपको कैग पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाया शायद, कैग पढ़ा दिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल पढ़ाया है, कैग नहीं पढ़ाया है ना? नहीं यार, अच्छा नहीं पढ़ाया, तुम्हें नहीं पढ़ाया। तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, ये सरकार की ऑडिट करता है। यानी सरकार ने दिखा रखा है कि इतना पैसा आया इस साल और इतना पैसा हमने यहां लगाया, तो वो इस बात की पूरे बिल मांगेगा सरकार से, चेक करेगा कि कहीं कोई धांधली तो नहीं है, और उस काम में उसकी मदद करती है लोक लेखा समिति, जिसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक, अब ऐसे में फिर उसके बाद वो रिपोर्ट संसद के अंदर रखी जाती है, उस पर चर्चा होती है कि सरकार ने घपला किया या नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैग ने भारत के अंदर कई सारे भ्रष्टाचार के मामले खोले हैं। जब ये आपकी कांग्रेस की सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, विनोद राय उस समय कैग थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने भैया उसके बाद खोला है, हाँ, उन्होंने किताब लिखी, उसके अंदर इस घोटाले को उजागर किया। तो कैग की नजरों से कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब कंटिन्यूअस वर्किंग होती है रहे सरकार की संसद के अंदर, उसके लिए ये कंटिन्यूअस यानी परमानेंट कमिटीज हैं, जो किसके बेसिस पे बनाई गई हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर काम करने के जो नियम हैं उनके बेसिस पे बनाई गई हैं, और साथ ही साथ जो संसद के काम करने के जो आर्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे बनाई गई हैं। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपसे पूछे पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी परमानेंट है या अडॉक है, तदर्थ है, किसी काम के लिए बनाई गई है, केवल कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंट है, हमेशा रहेगी। ऐसे ही प्राक्कलन समिति, ये भी आपसे पूछी जाती है। एस्टीमेट कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जिसे बोलते हैं, SC और ST समुदाय के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, यानी कि जो भी काम कर रही है सरकार उस पर मंत्रणा करने के लिए, एडवाइजरी देने के लिए समिति, और विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेजेस कमेटी, जो कि जिसके तहत संसद के सांसदों को, MPs को क्या दिया जाता है, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। कौन कौन से प्रिविलेजेस दिए जाएंगे उस पर डिस्कशन करने वाली कमेटी। तो याद रखना, जो परमानेंट कमिटीज हैं वो कंटिन्यूअसली काम करती हैं, बस इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। वो कंटिन्यूअस काम करने वाली कमिटीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कि जिसे आप बोलते हो लोक लेखा समिति, क्योंकि इसको सरकार के हर साल ऑडिट को चेक करना है। फिर प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, SC और ST से कल्याण से संबंधित कमेटी है, प्रिविलेजेस कमेटी है जो देखती है विशेषाधिकार कैसे हैं, कार्य मंत्रणा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी पब्लिक अंडरटेकिंग समिति। ठीक, इतना हो गया। अच्छा साहब, तो यहां तो आपको समझ में आ ही गया, संसदीय समितियां दो तरीके की होती हैं, एक स्थायी और दूसरी होती है तदर्थ। तदर्थ को इंग्लिश में बोलते हैं अडॉक। अडॉक का मतलब जब जरूरत है तब करना। जैसे मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं, बेस्ट तरीके से समझाती हूं, मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूं। अब मुझे पता है कि मेरे प्रिंसिपल होने पर सिचुएशन ये है कि मैं दो तरीके की भर्ती करूंगी। एक तो मैं परमानेंट टीचर्स लेकर आऊंगी जो कभी इस स्कूल को छोड़कर नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती। एक होती है अडॉक भर्ती। मुझे ये दिख रहा है कि अभी मेरे पास साइंस का टीचर नहीं है या मेरे पास मैथ्स का टीचर नहीं है, तो मैं 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए एक वैकेंसी निकाल दूंगी कि साइंस के टीचर की रिक्वायरमेंट है केंद्रीय विद्यालय में या आर्मी पब्लिक स्कूल, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें भी निकालूंगी, है ना, या आपका नवोदय विद्यालय में। आप खुश हो जाएंगे कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिलेगा।
मुझे किसी गवर्नमेंट व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करनी थी, क्योंकि वो नियुक्ति कब निकलती, वो अपॉइंटमेंट कब निकलता, वो वैकेंसी कब निकलती, जब सरकार निकालती। तो क्या मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे नहीं? तो मैंने लोकल न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि केंद्रीय विद्यालय मथुरा में या आपके ये नवोदय विद्यालय मथुरा में ज़रूरत है किसकी, एक मैथ्स के टीचर की। अब लोग आएंगे, इंटरव्यू देंगे, मैं उनको इंटरव्यू लूंगी, फिर मैं पर आवर, घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से उनकी सैलरी बांधूंगी। वो परमानेंट मेंबर्स की तरह की सैलरी नहीं होगी, उनको वो अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, उनको जो फायदे मिलते हैं परमानेंट मेंबर्स को वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अडॉक मैंने अपनी उस समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई है। तो अडॉक या तदर्थ समिति उस समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तो स्थायी समितियां क्या होती हैं, हर साल समय समय पर गठित होती हैं, कंटिन्यूअसली काम करती हैं, हर साल नई गठित होती हैं क्योंकि मेंबर्स को चेंज करना है और कंटिन्यूअस बेसिस पर काम करेंगी। लेकिन अडॉक कमिटीज अस्थायी होती हैं, उन्हें सौंपे गए काम जैसे ही खत्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, खुद ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही उनके सौंपे गए काम खत्म होते हैं तो वो खुद समाप्त हो जाती हैं। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? हाँ बिल्कुल, जैसे ही उनके सौंपे गए काम खत्म होंगे वो खुद ही समाप्त हो जाएंगी। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है, जैसे ही सौंपे गए काम खत्म वो खुद समाप्त। ठीक, अच्छा, जैसे सपोज करो एक समिति बनाई गई महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड या महिलाओं के अधिकारों की जानकारी करने से रिलेटेड, एक कमेटी बनाई गई कि संसद में एक कमेटी बनाई जाए कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाओं को आज भी वास्तविक तौर पर काम करने की आज़ादी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अंडर एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग रिपोर्ट देगा इस कमेटी को, ये उससे संसद में चर्चा करेगी और जैसे ही ये काम हो जाएगा, उस पर रिलेटेड बिल आ जाए या जो भी आ जाए, उसके बाद वो समिति, वो कमेटी अपने आप भंग हो जाएगी, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एम था। स्थायी जिनको कंटिन्यूअसली रखा जाएगा, क्योंकि वो शुरुआती दौर से ही कॉन्स्टिट्यूशन में उनका दायरा दे रखा है कि हाँ भाई कार्य संचालन करने में ये जरूरत पड़ेगी इन समितियों की। अब बात करते हैं संसदीय समितियों की। संसदीय समितियों में संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल होता है। जब इसका नाम ही है संसदीय समिति, क्या होती हैं, तो आपको समझना होगा इसके अंदर एमपी ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं। सांसदों का एक पैनल है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, सदन करता है, ठीक है, या उन्हें इलेक्ट करता है या खुद लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन में आपसे पूछा जाए संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं उसके सदस्य चुने जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं, आप कहोगे दोनों हो सकते हैं। उसे वाइस प्रेसिडेंट उसे आपका चेयरपर्सन राज्यसभा का और लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट भी कर सकते हैं या लोकसभा और राज्यसभा में उस कमेटी के लिए मेंबर बनने के लिए इलेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, इसके अंदर होंगे कौन, संसदीय समितियां हैं, संसद के काम के लिए हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के ही सांसद होंगे। समिति के अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में काम करते हैं। इस समिति के जो भी लोग होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट किनको देते हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को देते हैं। काम इन्हीं के अंडर में कर रहे हैं कि ये कमेटी बनेगी और ये अपनी रिपोर्ट भी किनको सौंपेंगे, इन्हें सौंपेंगे। फिर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन या सभापति उसे पूरी सदन के सामने रखते हैं, उस पर चर्चा करवाते हैं। संसदीय समितियों की शुरुआत अगर पूछे किस देश से हुई है तो आप जानते हो ब्रिटेन से हुई है। कहां से, ब्रिटेन से हुई है। इनको पावर कहां से मिलती है, तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से इनको पावर मिलती है, क्योंकि आर्टिकल 105 में भी यही दे रखा है कि संसद के काम करने के अधिकार और 118 में भी ये दे रखा है कि संसद में काम करने से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के कार्य संचालन से संबंधित नियम। तो इसको पावर कहां से मिलती है, आर्टिकल 105 और 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
105 सांसदों को मिलने वाले विशेष अधिकारों के बारे में बात करती है। 118 संसद को अपनी प्रक्रिया कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाने का अधिकार है उसके बारे में बात करती है। ये दोनों बातें मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताई। फिर से समझें, संसदीय समितियों की शुरुआत भारत में 1921 से हुई। कौन से सुधारों ने, किसने ये सुधार दिए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की सिफारिश पर इसकी शुरुआत होती है। दो तरीके की समितियां हैं, स्थायी जो हर साल बनेंगी, हर साल काम करेंगी, मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, और फिर सेकंड है तदर्थ अडॉक, जिनको किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाएगा और जैसे ही वो काम खत्म होगा ये समाप्त हो जाएंगी। संसदीय समितियों में कौन होता है? सांसद होते हैं, उन्हीं का पैनल होता है। ये चुने भी जा सकते हैं और इन्हें लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा के सभापति यानी चेयरपर्सन नॉमिनेट भी कर सकते हैं। इनको गाइडेंस कौन देता है? लोकसभा के स्पीकर महोदय और राज्यसभा के सभापति महोदय ही इनको गाइडेंस देते हैं, उन्हीं के गाइडेंस में ये काम करते हैं। अपनी रिपोर्ट भी अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय को ही देते हैं, फिर वो सदन के सामने रखते हैं। इन संसदीय समितियों यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास पावर कहां से आती है? तो आर्टिकल 105 और 118 के तहत आती है। 105 ये कहता है कि सांसदों को कुछ विशेष प्रिविलेजेस हैं, उसके तहत ये समितियां बनाई जाती हैं जो उनके प्रिविलेजेस का ध्यान रखती हैं। और 118 ये कहता है कि संसद को अपना काम करने के लिए अपने कुछ नियम बनाने की आजादी है, अधिकार है संसद को अपना कार्य संचालन करने के लिए। तो उसके तहत ये कार्य संचालन, संसद अपना काम ढंग से कर पाए, उसके तहत आर्टिकल 118 के तहत इनको पावर मिलती है, किनको? पार्लियामेंट्री कमिटीज को। तो स्थायी समझ में आ गई। स्थायी मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये परमानेंट है, स्थायी निरंतर कंटिन्यूअस काम करती रहेंगी, बस मेंबर्स बदलेंगे हर साल। अस्थायी या तदर्थ किसी विशेष प्रयोजन यानी किसी विशेष स्पेसिफिक पर्पस की वजह से बनाई जाएगी और जैसे ही इसका काम पूरा होगा ये खुद भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी अस्पष्ट के बता दूं कि कौन कौन सी तदर्थ समितियां, अडॉक कमिटीज कौन कौन सी हैं। तो जैसे है जांच समिति, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, किसी तत्कालीन घटना की जांच के लिए कोई कमेटी बना दी गई। कोई घटना घटी देश के अंदर, किसी ने ये कहा कि कोरोना के समय पे सरकार ने बहुत ज्यादा धांधली की, या कोरोना के समय में सरकार, सदन में ये बात उठी कि कोरोना के समय में सरकार कितनी प्रभावशाली रही या नहीं रही, इस पे हंगामा होने लगा। तो लोकसभा के स्पीकर महोदय ने इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक अडॉक कमेटी बनाई जो केवल उसी जांच पे आधारित है, उसी पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट सदन में रखेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई जांच समिति। ऐसे ही एडवाइजरी कमेटी हो गई, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, किसी मुद्दे पर एडवाइस देने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसे सलाहकार समिति कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसी कमिटीज हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे बनेंगी, उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए बनेंगी, उसके बाद हट जाएंगी। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, ये ऐसी कमिटीज हैं जो कि कंटिन्यूअसली रहेंगी क्योंकि वो स्थायी कमिटीज हैं। हमेशा हर साल सरकार के काम का ब्यौरा चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये सब कुछ रहेगा। अच्छा, यहां पूछ रहे हैं सैलरी सरकार देगी या फिर अपनी जेब से देना पड़ेगा। अरे पगलुओं, ये ऑलरेडी सांसद हैं, क्यों नहीं समझते हो? बात के लॉजिक को समझो। ये ऑलरेडी सांसद हैं, इन्हें संसद का, सदन का सदस्य होने की वजह से ऑलरेडी पैसा मिलता है। इस काम के लिए कोई अलग से पैसा थोड़ी ना दिया जाएगा इन्हें। आप एक बात बताओ, मैं रोजगार विद अंकित में काम कर रही हूं, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हूं, मुझे ऑलरेडी सैलरी मिलती है, मैं गागर में सागर लाऊंगी तो क्या मुझे पैसा दिया जाएगा कि नहीं? गार्गी मैम, गागर में सागर लाई हैं आप और लीजिए 50,000। ये थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना होगा। अडॉक कमेटी भी सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। दोनों कमेटी में होते कौन हैं? सांसद ही होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं। बस सिर्फ अंतर इतना है कि कोई पर्टिकुलर, कोई एक समय पर एक घटना हुई है जिसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जैसे ही उस घटना की जांच हो जाएगी वो कमेटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसे अस्थायी या टेम्पररी या तदर्थ या अडॉक कमेटी कहा जाता है।
ठीक है, ठीक, आ गई बात समझ में। ये सैलरी का मतलब तो मेरे हिसाब से दिमाग से खत्म ही हो जाएगा। जो सांसदों को पैसा मिलता है वही इनका है, क्योंकि ये ऑलरेडी सांसद हैं, ऑलरेडी सांसद हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी कौन है, ऑलरेडी एमपीज हैं। तो एमपीज को जो प्रिविलेजेस, जो पैसा मिल रहा है, उसको अलग से थोड़ी ना मिलेगा। ये कोई काम, भाई आप सदन में जाते हो, आप हाउस में जाते हो, लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां आप डिस्कशन करते हो, किसी कमेटी का आपको मेंबर बना दिया गया, तो आप डिस्कशन कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड चीजें, जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो इसमें अलग से पैसा क्या, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको कहीं लगता है इन्वेस्टिगेशन में आपका कुछ पैसा खर्च हो रहा है, आप बिल बना के सदन में भेज दोगे, वो तो वहां से पूरा होता है। लेकिन इस काम के लिए आपको कोई सैलरी अलग से थोड़ी ना देगा। आप सदन के, आप हाउस के ऑलरेडी मेंबर हो, क्या बातें करते हो। अब समझो विभागीय स्थायी समितियां क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि विभागीय स्थायी समितियां कितनी हैं, ठीक है। जो स्थायी समितियों की बात कर रही हूं मैं, स्थायी समितियां कितनी हैं, विभागीय स्थायी समितियां ओवरऑल कितनी है। डिपार्टमेंटल, हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए परमानेंट कमिटीज कितनी है, तो सदन में इसकी संख्या 24 है, याद रखना। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 21 सदस्यों का मनोनयन, 21 मेंबर्स को नॉमिनेट, मनोनयन यानी नॉमिनेशन स्पीकर करेंगे, और 10 सदस्यों को नॉमिनेट राज्यसभा के सभापति करेंगे। तो याद रखेंगे डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट्स जो हैं संसद के अंदर काम करने के लिए, जैसे गृह मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है, जैसे आपका विदेश मंत्रालय का अलग मंत्रालय है, तो इसी तरीके से हर विभाग के लिए परमानेंट कमिटीज होती हैं, और ऐसी परमानेंट कमिटीज हैं 24, और इन कमिटीज में मैक्सिमम 31 मेंबर होंगे, जिनमें से 21 मेंबर लोकसभा से होंगे। तो जाहिर सी बात है उनको नॉमिनेट कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। और बचे हुए 10 मेंबर्स जो होंगे वो राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है, वो राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाएंगे। सबका बताऊंगी कि किसका हेड कौन हो सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, सब कुछ, ठीक। तो कुल 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंदर आती हैं और 8 राज्यसभा के अंडर काम करती हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाएगा। एक तो डिपार्टमेंटल परमानेंट कमिटीज कितनी है कुल, तो आप बताओगे 24 हैं। 24 में से इनमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे, अच्छा पहले आपने बताया 24 हैं, अब इस 24 में से लोकसभा के अंडर कितनी आती हैं, तो लोकसभा के अंडर 16 आती हैं, और राज्यसभा के अंदर कितनी आती हैं, तो आप कहोगे राज्यसभा के अंडर 8 काम करती हैं। ये तो क्लियर हो गया। टोटल जो 24 परमानेंट आपकी समितियां हैं, डिपार्टमेंटल परमानेंट समिति या कमिटी। अब इनमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं हर एक कमिटी में, 31। इन 31 में से आपको याद रखना है कि हमेशा याद रखना है 21 तो कहां से आएंगे, लोकसभा से, और बचे हुए 10 कहां से आएंगे, तो वो राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। इन समितियों का काम क्या है, इन समितियों का काम है, सरकार ने जो डिमांड की है कि इतना पैसा दे दो, है ना, सरकार ने जो डिमांड की है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि हमें इतना पैसा दे दो, उनकी जांच करना और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट देना। इनका मेन काम यही होता है कि सरकार जो डिमांड करती है कि हमें ये काम करना है, इसके लिए इतना पैसा दे दो, तो जांच करना क्या वाकई सरकार इस तरीके का काम कर रही है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट देना। या फिर ये देखना कि सरकार जो एस्टीमेट कमेटी है, तो वो देखना कि सरकार ने जो एस्टीमेट बताया है कि इतना रेवेन्यू इस साल जनरेट होगा, इतना नहीं होगा, इतना खर्चा होगा, ये क्या वास्तव में इतना खर्चा, रेवेन्यू, ये क्या आंकड़ा है सरकार के पास, उसको स्क्रूटिनी करना, उसको जस्टिफाई करना, उसको रीचेक करना, ठीक। आ रही बात समझ में। ये सिर्फ एक बार सरसरी नजर से देखने के लिए है। समितियों की श्रेणी आपको पता है, वित्तीय समितियां जो पैसा चेक करती हैं, पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। विभागीय स्थायी समितियां कुल कितनी हैं, 24 हैं, जिसमें आपको पता ही है 16 लोकसभा के अंडर काम करती हैं, 8 राज्यसभा में काम करती हैं,
ठीक है। पूछताछ के लिए कितनी समितियां हैं? याचिका पर समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार यानी कि जो किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए वो समिति, जांच और नियंत्रण की समितियां सिर्फ नजरों में डालना, ठीक है, अलग है। सदन के दिन प्रतिदिन के काम के लिए कुछ समितियां हैं। यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, पब्लिक अकाउंट और उन्हें समझाना ज्यादा जरूरी रहेगा जहां से क्वेश्चन आया है। सदन में दिन प्रतिदिन के काम से संबंधित व्यापार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। निजी सांसदों के विधेयक और संकल्पों पर समिति है। नियम कायदे कानून संसद के जो बने हैं उनके ऊपर समिति है। सदन में जो मेंबर आ रहे हैं, बैठक में भाग ले रहे हैं, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, इसको जांच करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। तो काम जितने भी हैं उन सब के लिए। हाउस कीपिंग समिति, जितना भी पुस्तकालय, सदन की भी अपनी एक क्या है, लाइब्रेरी है। वेतन और भत्तों को देखने वाली समिति, किसको सैलरी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, वो सारी चीजें देखने के लिए समिति है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां तक समझना है। इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करना है, बाकी चीजें एक बार सरसरी नजरों से गुजार लेनी है। संयुक्त संसदीय समिति, जिसे आप बोलते हो कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसका गठन कब होता है? किसी भी बिल की जांच और ये देखना अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं, वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करना, ये अस्थायी समिति है। वित्तीय ऐसे मामले कि सरकार ने कुछ गड़बड़ी की है, ऐसा आरोप लगा सरकार पर, तो एक टेम्पररी कमिटी बनाई गई जिसे आप नाम देते हो संयुक्त संसदीय समिति, जिसे आप नाम देखते हो संयुक्त कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी, कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी जांच करने के लिए बनाई गई है और संयुक्त है। ये क्या देखेगी? सरकार के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखेगी, वित्तीय अनियमितताओं को देखेगी कि इतना पैसा सरकार निकाल रही है, किससे? कंसोलिडेटेड फंड से। अब सरकार संचित निधि से इतना पैसा निकाल रही है, लेकिन खर्च कहां कर रही है? तो अस्थायी समिति है। एक सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन के समर्थन के बाद इसका गठन किया जाता है और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए गठित की जाती है। पहले सदन से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि सरकार ने गलत तरीके से कुछ काम किया है, सरकार की जांच होनी चाहिए, तो लोकसभा से भी पास हो, राज्यसभा से भी पास हो, तब दोनों सदनों के सदस्य मिलकर कंबाइनली एक कमेटी बनाते हैं जिसे बोलते हैं कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये देखती है कि गवर्नमेंट ने कितनी इरेगुलरिटीज की हैं, कहीं घपला तो नहीं कर दिया, विधेयक की जांच और साथ ही साथ वित्तीय अनियमितताओं यानी घपले की जांच करने के लिए बनाई जाती है। तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, जैसे ही पता लग जाएगा काम खत्म, क्योंकि आरोप लग रहा है ना कि इस मामले में इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे क्योंकि कंबाइंड है। संख्या निश्चित नहीं है कि कितने मेंबर होंगे, लेकिन इतना है राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के 2 गुने सदस्य होंगे, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं। तो यहां पे भी ये बात याद रखनी है कि लोकसभा के 2 गुने मेंबर होंगे राज्यसभा के मुकाबले। संसद में अधिकांश पार्टियों के सदस्य, हर पार्टी से मोस्टली कोशिश की जाएगी कि हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से इसमें मेंबर चुना जाए। पहली संयुक्त समिति, प्लीज अंडरलाइन, ये आपका प्रश्न आया है। पहली कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी 1987 में बनी थी बोफोर्स मामले की जांच करने के लिए, जो कांग्रेस की सरकार पर एक बहुत बड़ा दाग है। कहते हैं राजीव गांधी की सरकार ने पैसा खाया था बहुत ज्यादा, तो बोफोर्स मामले की जांच करने के लिए कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जो इस मामले की जांच करने के बाद खत्म कर दी गई क्योंकि वो परमानेंट नहीं थी, अस्थायी थी, टेम्पररी थी। इसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं? तो वो आपको मैंने बताया कि मेंबर डिसाइड नहीं होते, लेकिन लोकसभा से जस्ट आधे मेंबर राज्यसभा से होंगे। दोनों ही हाउसेस से ये कोशिश की जाएगी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं सब में से मेंबर्स को लिया जाए। ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? कंबाइनली है क्योंकि ये, तो ये अपनी रिपोर्ट कंबाइंड रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या वास्तव में कोई घोटाला किया है या नहीं किया गया है। तो पहली कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी यानी पहली संसदीय समिति संयुक्त रूप से कमेटी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1987 में बोफोर्स मामले की जांच करने के लिए। ठीक, आ रही बात समझ में?
आ रही बात समझ में? तो वो अस्थायी समिति थी, वो आप समझ चुके। अब बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी समिति समझनी है, जिसे कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हो? लोक लेखा समिति। नाम से ही क्लियर है, पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक, पब्लिक का, लेखा पैसे का अकाउंट रखना वाली कमिटी। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? सीधे सीधे पूछेगा, आपको बताना है 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एक चीज हमेशा बुद्धि में रखना, अपनी खुपड़िया में रखना, कि हमेशा किसी भी कमेटी में मेंबर्स जो रहेंगे वो लोकसभा के ज्यादा रहेंगे, राज्यसभा से कम रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा में दुगने मेंबर लिए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स भी दुगने हैं, राज्यसभा से डबल हैं। तो जब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक, इनका चुनाव होता है। इनका क्या होता है? चुनाव। इन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाता, इन्हें लोकसभा से और राज्यसभा से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? वही समानुपातिक चुनाव प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति से। ठीक, और खूब चौड़े में चुना जाता है, तो गुप्त मतदान नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सदस्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, आपको पता ही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। किसकी? एस्टीमेट कमेटी की। एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन कमेटी की, जो ये देखेगी सरकार कह रही है कि इतना पैसा आया है अमूमन और इतना पैसा खर्च किया है, तो क्या ये एस्टीमेट सही है? सरकार के पास क्या इसके प्रॉपर सबूत हैं कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है? फिर से समझेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर, जो बातें आपको समझनी है, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है बेटा? चुनाव का तो एक ही तरीका है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। कितने समय के लिए होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी? 1 साल के लिए, और 1 साल बाद मेंबर बदल दिए जाएंगे। 1921 से इसकी शुरुआत है। 1967 से परंपरा चली आ रही है कि विपक्षी दल के सदस्यों का अध्यक्ष, ध्यान से देना, 1967 से ये परंपरा चली आ रही है कि जो अपोजिशन पार्टी के सदस्य को समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। यानी आज कोई आपसे पूछे पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड कौन होता है, तो हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट जिसकी सरकार है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, उसका ही पर्सन हेड नहीं होता। जो अपोजिशन पार्टी हैं उनमें से किसी एक पर्सन को क्या बनाया जाता है? हेड चुना जाता है। और कभी भी किसी मंत्री को सरकार इस समिति का सदस्य नहीं चुनती। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल, उसकी मंत्री परिषद के खिलाफ ही तो जांच हो रही है कि इन्होंने जो काम किए वो ठीक है या नहीं। तो कभी भी कोई मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। और 1967 से तो ये देखा जा रहा है कि इसका हेड कौन होता है, तो वो अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर होता है। काम क्या है इसका? काम क्या करती है? तो नाम से ही क्लियर है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो भारत सरकार के जो भी पैसा निकाला है उसकी रिपोर्ट को, और जो कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट जो आई है, और गवर्नमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है कि हमने इतना पैसा निकाला है, गवर्नमेंट के अकाउंट, लेखाओं यानी अकाउंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट दिखाए हैं और जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि कितना पैसा किस चीज में लगा, उसकी स्क्रूटनी करना, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, टू स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कैग की रिपोर्ट और भारत सरकार की रिपोर्ट में कितनी समानता देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अकाउंट्स दिखाए गए हैं और कैग की रिपोर्ट में जो अकाउंट्स दिखाए गए हैं, उनको मैच करना, उसको स्क्रूटनी करना। क्योंकि पैसा किसका है? पब्लिक का है। सरकार क्या कर सकती है? हो सकता है धांधलेबाज हो सके, इसलिए सरकार पर नजर रखने के लिए ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। नाम क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या करती है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है
और कैग की रिपोर्ट को चेक करती है कि गवर्नमेंट ने जो अपने अकाउंट्स दिखाए और कैग ने जो अपनी रिपोर्ट में अकाउंट्स दिखाए वो कितने सही हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो अब इसमें कितने मेंबर? 22 मेंबर, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, 1 साल के लिए काम करती है, शुरुआत 1921 से। और आज इसका हेड कौन होता है? तो अपोजिशन पार्टी का मेंबर इसका हेड होता है। ये 1967 से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ ये कमेटियां चेकिंग करती हैं, अगर उनमें से उनका कोई मेंबर इसका मेंबर बन जाएगा, मंत्री कोई मेंबर बन जाएगा, तो फिर वो बायस होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बायस होने की संभावनाएं हैं। अब एक गुड़िया पूछ रही है, एक गुड्डा पूछ रहा है कि अगर अकाउंट्स में गड़बड़ी मिलती है तो क्या होगा? अब आप दिमाग लगाओ, अगर अकाउंट्स में गड़बड़ी मिलती हैं तो क्या लाया जाएगा? सबके पूरे सदन के सामने वो अकाउंट की गड़बड़ियां रखी जाएंगी। अब अपोजिशन पार्टियां तो पहले से ही विरोध में रहती हैं। जो साथ में फेवर में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या जो मेंबर होते हैं, वो देखेंगे कि इनने ये पैसा खाया, हमको नहीं दिया, अरे रे रे रे, हमारा बड़ा नुकसान किया। तो ऐसे में फिर हो सकता है वो भी अपना सपोर्ट खींच लें और क्या आ जाए सदन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। आ रही बात समझ में? तो ये जो समितियां हैं, कमिटीज हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनके बहुत असर पड़ते हैं, इनके बहुत असर पड़ते हैं। और ये रिपोर्ट्स फिर पब्लिकली भी वो कर दी जाती हैं। जनरली अपोजिशन पार्टी इसे पब्लिकली अनाउंस करने की कोशिश पूरी करती है कि बताया जाए ओ इस सरकार ने बड़े घपले करे, ताकि क्या रहे, सामने वाले पे प्रेशर बना रहे। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखनी है, अच्छे तरीके से समझनी है। समझ में आ गई ना? सबसे ज्यादा पूछे जाने की पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछी जाएगी। पूछा जाएगा कितने मेंबर होते हैं, बताओ पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या सही है। आपको बताना होगा 22 मेंबर, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। कार्य बताना होगा, कोई मंत्री इसके अंदर मेंबर नहीं होता, ये बताना होगा। 1967 से इसके अंदर अपोजिशन पार्टी का मेंबर ही अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, ये बताना होगा। ठीक है, ये सारी बातें। एक वो संयुक्त संसदीय समिति मैंने आपको बताई थी, जो जांच करने के लिए शुरुआत कब से हुई है? 1988 में, जो बोफोर्स मामले हैं उनको चेक करने के समय से, 1987 से। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, जिसे कि जुड़वा बहन कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो जाहिर सी बात है ये एस्टिमेशन की बात करती है, तो इसका मतलब ये देखती होगी कितना एस्टीमेट गवर्नमेंट ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। इसका काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि संसद से जो पैसा, जितना एक्सपेंडिचर पास हो गया है गवर्नमेंट का, वो अनुमानित सीमा के अंदर ही हो यह निश्चित करना। इसकी स्थापना 1950 से की गई थी। तो इसका काम क्या है? द टास्क ऑफ द कमिटी इज टू इंश्योर दैट द एप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इज विद इन द एस्टिमेटेड लिमिट। सरकार को संसद ने जो धन विधेयक था, एक्सपेंडिचर कि इतना हमें खर्च करना है, तो वो जो एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा निकाला था, अप्रूव किया था संसद ने, क्या सरकार उसी के अंदर, उसी सीमा के अंदर खर्च कर रही है या नहीं, ये चेक करना। इसकी शुरुआत 1950s में की गई। 30 मेंबर की समिति होती है। सारे मेंबर वेरी इंपॉर्टेंट लोकसभा से चुने जाते हैं। पैसे का मामला है, पैसे का मामला है। सारे मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं। 1950 से शुरुआत है। ये क्या देखती है? प्राक्कलन, आकलन, चेकिंग कि एस्टिमेटेड जितना बजट बताया था सरकार ने, जितना पैसा सरकार को निकाल के दिया गया है संसद से, उसी लिमिट के अंदर काम कर रही है या नहीं। मतलब कि जहां 10 रुपए खर्च करने थे, वहां जानबूझ के 12 रुपए खर्चा तो नहीं दिखा रही, जबकि वही सामान मार्केट में कहीं और से 10 रुपए नहीं 8 रुपए के अंदर मिल सकता था। तो वो ये चेक करती है। 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। समिति का कार्यकाल एक साल के लिए। बजट में जितने भी एस्टीमेट दिए गए हैं कि इतना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा इस योजना पर, उन सभी एस्टीमेट की जांच करना
और सरकार को सलाह देना बीच बीच में कि भैया आप सार्वजनिक व्यय में यानी पब्लिक वेलफेयर में जो पैसा खर्च कर रहे हो उसमें यहां पैसा बचा सकते हो। एस्टिमेट कमेटी बेसिकली एक तरीके से एडवाइजरी कमेटी है जो समय समय पर सरकार को बताती है कि ये 8 रुपए में भी काम हो सकता है, टेंडर इधर दे दो, ये 9 रुपए में भी काम हो सकता है, 10 में से इस वाले से काम करवाइए, ठीक है ना। तो ये एस्टिमेट कमेटी जो है इसीलिए इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी की बहन कहा जा रहा है। 30 मेंबर तीनों के तीनों लोकसभा से, 1 साल के लिए किसी भी मंत्री को मेंबर नहीं बनाया जा रहा। काम क्या है कि बजट में उन्होंने जितने भी एस्टिमेट दिए थे सरकार ने उसकी जांच करना और पब्लिक के लिए जो सरकार पैसा खर्च कर रही है उसमें सरकार को समझाना कि आप कहाँ कहाँ किफ़ायत कर सकते हो, कैसे कैसे। 1950 से शुरुआत है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? जब घपले के बारे में पता लगता है तो सरकारें गिर जाती हैं, बताया ना, अविश्वास प्रस्ताव आ जाते हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं, पब्लिक में न्यूज़पेपर में चर्चाएं चलती हैं, तो अगली साल भी चुनाव के लिए हटा दिया जाता है। और अपोजिशन पार्टी इस बात का बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाती हैं। अपोजिशन पार्टी इस बात का बहुत हो हल्ला मचाती हैं ताकि सामने वाले को डाउन किया जा सके कि ओ देखो ये चीज़ें पता पड़ी। आप आज भी देखोगे, आज भी बोफोर्स मामले के लिए अपोजिशन पार्टी राजीव गांधी का नाम ले लेती हैं कि हाँ ये सरकार करेगी जिसमें शुरुआती दौर से भ्रष्टाचार है, बोफोर्स मामला गिनवाए जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, अच्छे से समझते चलना, बहुत शॉर्ट में बात पे ध्यान देना। फिर आती है प्रिविलेजेस कमेटी, जिसे आप बोलते हो विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेजेस। लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है सदन यानी दोनों हाउसेज में उसके सदस्यों को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उनकी जांच करना, ठीक है, उनकी जांच करना। आ रही बात समझ में? ये कमेटी लोकसभा में भी बनेगी और राज्यसभा में भी बनेगी। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा में इस समिति के अंदर 10 मेंबर होंगे। और ये देखेगी कि जो प्रिविलेजेस मिले हैं संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में एमपीज को, वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिविलेजेस का यूज कर रहे हैं, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को चेक करना। फिर है पब्लिक सेक्टर कमेटी, जिसे बोलते हो सार्वजनिक उपक्रम समिति। आप 22 सदस्यीय होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कोई मंत्री नहीं होगा, कार्यकाल 1 साल का होगा। समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति, इंपॉर्टेंट बात, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यह लोकसभा के सदस्यों में से होता है। कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा सदस्यों के बीच में से होगा। अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा सदस्यों के बीच में से होगा। जैसे एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का ही मेंबर होगा, क्योंकि 30 के 30 सदस्य लोकसभा से हैं। आ रही बात समझ में? तो पब्लिक सेक्टर कमेटी 22 मेंबर होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कोई मंत्री नहीं, 1 साल के लिए काम है। बस जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या था कि 1967 से जो अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर हेड बनता है, यहां पर क्या सिचुएशन है? उस समिति के अध्यक्ष को हेड कौन चुनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष चूज करेगा, ठीक है। समिति का काम क्या है? सरकारी सेक्टर के अन्वेषणों तथा रिपोर्टों की जांच करना। यानी सरकारी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने जिन जॉब्स को, जिन सेक्टर को अपने अंडर ले रखा है, उनमें इन्वेस्टिगेट करना, उनकी रिपोर्ट चेक करना कि वहां काम ढंग से चल रहा है या नहीं। जैसे ये पता लगाना कि ये माइनिंग का काम, खनन का काम, खदानों का काम सरकार के अंडर आता है, तो ये चेक करना कि ये जो माइनिंग का काम है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सरकार की उपक्रम यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जितने भी काम हैं, जैसे ये देखना कि भेल में काम अच्छे से चल रहा है या नहीं, ठीक है। ये देखना कि इसरो में सरकार जो दिखा रही है कि भैया हमने इतना पैसा खर्च किया, उसकी रिपोर्ट्स का जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कुल मिलाकर सार्वजनिक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, क्या किस डिपार्टमेंट में लगा रही है, उसकी जांच करने के लिए है, ठीक है। कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या रहती है? दोनों सदनों में अलग अलग होती है। लोकसभा अध्यक्ष
इस 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। खुद लोकसभा का अध्यक्ष ही इस 15 सदस्य की समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा में। दोनों जगह अलग अलग सदन में समिति होगी, क्योंकि दोनों जगह कार्यवाही अलग होगी, तो दोनों जगह एडवाइस करने के लिए भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। जैसे प्रिविलेज कमिटी यानी विशेषाधिकार समिति संसद में दोनों जगह होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ऐसे ही कार्य सलाहकार समिति जब काम हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, तो दोनों जगह होगी। लोकसभा अध्यक्ष इसके मेंबर होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इस समिति में 11 सदस्य होते हैं और वहां राज्यसभा के सभापति यानी चेयरपर्सन इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये बात याद रख लेना, दोनों बस लोकसभा में 15 हैं, राज्यसभा में 11 हैं। वित्तीय समितियां फिर से एक बार देख लो, प्राक्कलन समिति आ गई अलग से, फिर से एक बार जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लो, फिर से एक बार जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो भैया, फिर ये ना कहना कि हमारा समय में समझ में नहीं आया, करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बताया था कि प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर, 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा से, साफ लिख रहा है, राज्यसभा के मेंबर को शामिल नहीं करते हैं। 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा से। इस समिति को आप परमानेंट मितव्ययिता समिति भी कहते हो, यानी परमानेंट इकोनॉमी कमेटी भी कहते हो, जो नजर रखती है सरकार पे कि सरकार कहीं एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करे, सरकार को रोकती है, रोकने की सिफारिश करती है कि ज्यादा पैसा ना खर्च करे। चुनाव 1 साल के लिए होता है, पता है आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के लिए होता है। यही तरीका है हर जगह पर आपके, इसी तरीके से। क्या काम है? बजट अनुमानों की जांच करना, बताना कि उसमें जो नीतियां शामिल है सरकार कहां कहां पैसा बचा सकती है, कहां कहां सुधार कर सकती है। ये देखना कि सरकार ने बजट में जितना बताया था कि खर्च होगा, उसी के एस्टिमेटेड ढंग में, उसी की नियमित सीमा में ही पैसा ढंग से लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। फिर आ गई वही आपकी पब्लिक सेक्टर समिति, पता ही आपको, 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। समिति का हेड कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा, उसको अपॉइंट करने का काम वही करेंगे। इसके काम क्या होंगे? इसके काम होंगे ये देखना कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जहां जहां पैसा खर्च कर रही है, वहां वहां पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो ढंग से पैसा खर्च कर रही है या नहीं कर रही, घपलेबाजी तो नहीं कर रही। अकाउंट्स चेक करना हर एक डिपार्टमेंट के, ठीक है, और कैग की जो रिपोर्ट है उससे मैच करना। कुल मिला के ये देखना कि गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है वो ढंग से चलाए जा रहे हैं या सरकार उसमें घपलेबाजी कर रही है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट आपको पता ही है, 1967 के अकॉर्डिंग इसमें अध्यक्ष विपक्ष रूप से चुना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर, 22 ओवरऑल मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के काम क्या है? वही है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग की रिपोर्ट और भारत सरकार की रिपोर्ट दोनों में चेकिंग करना सही है या नहीं है, ठीक है। ये देखना कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है। ये साधारण भाषा में समझना, क्योंकि ये आपके, एक बात ध्यान से सुनो, मैं जो साधारण भाषा में बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ, मैं जो साधारण भाषा में बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चा कई बार लोक लेखा मितव्ययिता को जांच करना, पढ़ना लेकिन तुम्हें इस लैंग्वेज में भी है। कारण क्या है? क्योंकि समझ लो साधारण भाषा में कि क्या कह रहा है, लेखाओं का मतलब अकाउंट्स होता है, लेकिन एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आएगा, इसलिए इसी लैंग्वेज में मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखना होता है कि धन जो है संसद वो ढंग से खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, जिस काम के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है वहीं खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, अगर लगता है बहुत ज्यादा खर्च किया है, जितना पैसा संसद ने दिया था सरकार को उससे ज्यादा खर्च किया है, तो ये देखना कारण क्या था एक्स्ट्रा खर्च होने का। तो यहीं से पता लगता है कि भ्रष्टाचार तो नहीं है किसी भी तरीके का कहीं पे भी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, विषयगत समितियां जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई जाए। 1989 में लोकसभा की नियम समिति विषय विभाग से संबंधित समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसकी वजह से 3 समितियां बनाई गई। 1991 में नियम समिति ने फिर से सिफारिश की कि सरकार हर डिपार्टमेंट के लिए एक सब्जेक्ट समिति बना दे, जिससे कोई भी क्षेत्र संसद की जांच से बाहर न हो। 1989 की सिफारिश के बेसिस पर 3 विषयगत समितियां बनाई गई, ठीक। इन समितियों का गठन 22 सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं, 7 को राज्यसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं।
मिनिस्टर्स में से कोई नहीं होता। समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के मेंबर करते हैं। विषयगत का मतलब है कि कोई भी टॉपिक बाहर न निकले, ये चेक करना। ठीक, अब मैं 2-4 क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। मैं 2-4 क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। उससे अलग मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रही। सबसे पहले खूब अच्छे तरीके से सोच समझ के, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या क्या बता सकते हो, ये बता देना, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी गई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या क्या बता सकते हो, ये क्वेश्चंस भी दूंगी मैं भी, तो चेक कर पाओगे आप। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। पहले तो बताओ मेंबर कितने होते हैं, मेंबर कितने ओवरऑल। फिर बताओ कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से। फिर ये बताओ इसका स्टेटस क्या है, परमानेंट है या टेम्पररी है, अडॉक पे है। फिर बताओ इसका काम क्या है, कार्य क्या है, ये बताओ फटाफट से। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है साहब, ठीक है। पब्लिक अकाउंट में 22 मेंबर, 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। स्टेटस क्या है, परमानेंट है। क्या है, परमानेंट है। काम क्या है, काम है कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लोक लेखा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और सरकार की जो अकाउंट हैं और सरकार के अकाउंट्स को मैच करना, सरकार के अकाउंट्स को यानी लेखाओं को मैच करना, अकाउंट्स को क्या करना, मैच करना, मैच करना कि कहीं क्या नहीं है, इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज तो नहीं है, फाइनेंशियल मितव्ययिताएं तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका हेड कौन होता है ये बताओ, इसका हेड कौन होता है, पहली बार कब बनी, पहली बार कब बनी, पहली बार कब बनी, तो पहली बार कब बनी, तो बेटा 1921 में बनी। इसका हेड लोकसभा का अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर होता है, अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर होता है। इस तरीके से बनाना, पार्टी का कोई मेंबर, ठीक है, कोई मेंबर, इस तरीके से बनाना आप, ठीक। लेकिन ये जो वो मिले आपको, क्या ये जो पूरी रिटन में पीडीएफ मिलेगी, इसको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, इसी सीक्वेंस में क्यों याद रखना है, क्योंकि वहां लैंग्वेज यही होगी कि काम क्या है, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की और सरकार के लेखाओं की, अनुदानों की मांग की जांच करना और उससे संबंधित पड़ताल करना। अब ये भाषा अपने आप में कठोर है, ठीक है, ये भाषा अपने आप में दिक्कत करेगी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो अब तो शॉर्ट में समझ में आ जा रहा है क्योंकि हमने पढ़ लिया, हम पकड़ भी लेंगे, लेकिन वो जो भाषा है वो दिमाग में रखनी जरूरी है, क्योंकि फिर वहां पे एक समय जब एग्जाम आता है तो दिमाग में से उड़ जाता है, लेखाओं क्या है, फलाना क्या है, तो वो भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मिलते हैं कल। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरा मन तो था मैं बजट अभी कराऊं, लेकिन अभी मैं बजट से रिलेटेड डिमांड्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी। कल हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत कल छोटे से टॉपिक में खत्म हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमारा भाग 5 पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छे से रिवाइज करिएगा आप। एक चीज, जब आप इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ चुके हो तब मुझे बताना, तब मैं आपको बजट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बताऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट्स के बारे में, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? चलो तो फिर अब मिलते हैं कल, और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलो बेटा जी, बाय बाय, ध्यान रखना है।